सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे सेशन थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं, कभी कभी हो रहे कभी नहीं हो रहे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगा कि अब कंटिन्यू हो। तो मैं आप लोगों को ना आज कफज विकार जो हो रहे, कृत्रिम रूप से हम जो जीवन जी रहे उसमें कफज विकार बहुत बढ़ रहे। एक तो बाहर गर्मी है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, एसी में रह रहे हैं। उसके बाद में बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा अम्ल रसात्मक चीजें खा रहे हैं, बहुत ज्यादा नमकीन चीजें खा रहे हैं, ठंडी चीजें बहुत खा रहे हैं। और आहार में बहुत गुरु पदार्थ खा रहे हैं, बहुत ज्यादा तेल वाला चीज खा रहे हैं, और घी वाला या तेल वाला चीजें बार बार खा रहे हैं। और सुखी जीवन जो सेंट्रेटरी लाइफस्टाइल है उसका ज्यादा सेवन हो रहा है, विलासी जीवन ज्यादा हो रहा है, और बैठ के काम हो रहा है, दिन में सोने का काम हो रहा है। ये सीजन जो है, वसंत ऋतु अभी चल रहा है, मतलब ऐसे शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन ऋतु परिवर्तन हो रहा है तो गर्मी बढ़ रही है, लेकिन ये दिन में सोना अभी बढ़ जाए। और धूप में घूमने का जो है वो कोई घूमना नहीं चाहता है, बाहर जाना नहीं चाहता है, और व्यायाम नहीं करना चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता है। और लोग बाहर नहीं जा रहे तो सनलाइट नहीं मिल रहा है लोगों को उतना। और घर में जब एसी वगैरह है तो इतना मॉइस्चर हो रहा है, जो एसी और कूलर का जो है ना मॉइस्चर, उसमें बहुत रहना। या घर के आसपास जहाँ पे पेड़ पौधे हैं वहां पे लोग रह रहे हैं। और या पानी, ऐसे लोग करते हैं ना कि पानी रहे हमारे आसपास। और या फिर हमेशा एसी में रहना, इसके वजह से कफ के विकार बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और लोग अगर केला खा रहे हैं ज्यादा, दही का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, टमाटो का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, आइसक्रीम का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, फ्रिज के पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, ठंडा पानी जो है चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का सेवन कर रहे हैं, और पंखा में हमेशा रह रहे हैं। तो इस सब से क्या हो रहा है, आप लोग भी अपना अपना अनुभव बताइए कि इसकी वजह से गले में ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ तो अटका हुआ है, कफ ऐसा अटका हुआ है। और सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि ज्यादा पानी पी रहे हैं। उसके बाद में नाक जो है वो ऐसे ब्लॉक हो रहा है बहुत ज्यादा। और गले में अटकने जैसा कुछ लग रहा है, ऐसे चिपचिपा चिपचिपापन लग रहा है। अगर ये बढ़ जा रहा है तो लंग्स में, छाती में भी ऐसे कंजेशन टाइप लग रहा है बहुत ज्यादा। कफ का आवाज आता है, कोई कोई जैसे रोंकाई क्रिपिटेशन, ऐसे आवाजें आ रही है बहुत ज्यादा। और जब खांस रहे हैं, कभी खांसी जुकाम हो रहा है ज्यादा पानी और ये सब, या मिल्क शेक पी रहे हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं और दूध में पीस के और वो ले लेते हैं, या मिक्स फ्रूट सैलेड खा रहे हैं, तो उसके वजह से खांसते हैं ना तो कफ ऐसे थ्रेड की तरह से निकलता है बहुत ज्यादा। और खांसी आ रही है बहुत ज्यादा। और कभी कभी तो इतना ज्यादा ठंडा खा लिया और बासी खाना, फ्रिज वाला खाने से बुखार आ रहा है, और ठंडी बज रहा है, और टॉन्सिलाइटिस हो रहा है। उसी तरह से भूख भी नहीं लग रहा है, अग्नि मंद हो गया है, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। वजन बढ़ रहा है, खून की कमी हो रही है, किसी किसी को तो खुजली हो रही है कफ बढ़ने की वजह से। और खाने के बाद कफ ज्यादा हो रहा है, खाना खा के सो जाते हैं दिन में और कफ हो रहा है। और अम, अम, ऐसा नाक बंद हो रहा है, सिर बहुत हैवी हैवी लग रहा है, किसी किसी को हैवीनेस इन हेड ऐसा फील होता है। और सुबह उठने के बाद ऐसे फ्रेश नहीं लगता, पूरा बॉडी में गुरुता आती है। तो ऐसे आप लोग के ऐसे पेशेंट ऐसे आ रहे हैं क्या? क्योंकि मेरे पास आ रहे हैं पेशेंट,
इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया। अभी मैं शिराशुल का कल से फिर से शुरू करूंगा आगे का, जमदग्नि सर का जो लेक्चर है ना उससे शुरू करूंगा। तो आप अरविंद सक्सेना सर, आप कुछ बोलेंगे? कफज विकार जो बढ़ रहे हैं आजकल, जो ये सब हो रहा है, उसमें आपका क्या अनुभव है सर? हाँ सर, बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बताया कि लोग बागों का खान पान तो नियत है नहीं, तो खान पान उनका विषम आसन भी चल रहा है और देवा सॉफ्ट भी चल रहा है, जो आप सबसे बड़ा कारण बताते हैं काफी लोगों का। या अग्नि उपलुप्त हो रही है तो अग्नि बंद हो रही है तो क्या हो रहा है, सामता बढ़ रही है, सामता बढ़ रही है तो कब बोला गया है कि वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है और ये जो भी कफ के स्थान है वहां पे प्रकट रूप से जमा हो रहा है। अब कभी कफ के जो स्थान बोले गए हैं उदा अप्सरा ग्रीवा कंठ परवान्य अमाशा मेदो क्लोम घ्राण जीवा, तो यहीं पे जो है ये कफ की बीमारियां मिल रही है, क्योंकि उरा मतलब चेस्ट जो है वो आपका जो है कंजेस्टेड हो रहा है, तो जो श्वास है या कफ की बीमारियां या इस तरीके से अवरोध अवरोधात्मक हो रहा है। सिर में भारीपन रह रहा है थोड़ा सा, क्योंकि वो भी एक स्थान बना गया है। ग्रीवा में जो है जैसे आपने बताया कि चिपचिपापन, मुंह से पसीना या बोधक कफ ज्यादा निकल रहा है या सलाइवा ज्यादा निकल रहा है। और पवाने आवासा वो जोड़ों में भी इस समय जो है दर्द जोड़ जॉइंट पेन के भी पेशेंट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि जॉइंट पेन में भी जो है श्लेष्म तक होता है। साथ साथ फिर सबसे बड़ा कारण जो है जो बोला गया है कि अमाशय भी जो है कफ की वजह से उपलुप्त हो रहा है, मतलब उसकी वजह से कफ घनत्व बढ़ रहा है और सांसद की वजह से अग्नि बंद हो रही है। अब अग्नि बंद हो रही है तो इसका मतलब सारी बीमारियां का मूल जो है वो विकृत हो रहा है, और इसी वजह से जो है मेधा दृष्टि भी हो रही है। और क्रोम बोला गया, जैसे राइट लंग को बोला गया तो क्रोम भी, पिपासा स्थान भी, तो लोग अननेसेसरी अन अमाउंट में कोई भी लिमिट लिमिट नहीं है उस हिसाब से पानी पी रहे हैं। और इवन ध्यान ध्यान मतलब श्वसन के लिए जो हल्का सा एक थोड़ा सा बलगम सा या वो थोड़ा सा चलेगा सा चिपचिपा सा निकलता ही रहता है, और जीवा तो शाम हो ही रही है। तो ये सब चीजें तो सब बहुत ज्यादा मिल रही हैं, और ये बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक सब दिखाया आपने किया। ओके सर। जी, और क्या है ना, आज के अभी ऐसा परिस्थिति आ गया है कि लोग ना रुक्ष चीजें ज्यादा खा रहे हैं, तेल मिर्ची मसाला नहीं खाना है, ऑयली नहीं खाना है, तो रुक्ष चीजें ज्यादा खा रहे हैं। और ऐसी चीजें खा रहे हैं जो विष्टम्भ करता है, मतलब हैवी रहता है और कॉन्स्टिपेशन करता है। और 3 तरह के अजीर्ण बोले हैं हमारे ग्रंथों में, कि मधुर अवस्था पाक विकृत होता है तो क्या होता है, कफ कफ जो जहां उत्पत्ति होने वो नहीं हो पाएगा। मधुर अवस्था पाक विकृत होगा तो आमा जीर्ण होगा। अम्ल अवस्था पाक अगर विकृत होगा तो विदग्धा जीर्ण होगा। और अगर कटु अवस्था पाक विकृत होगा तो जहां वायु उत्पत्ति उत्पत्ति होना चाहिए वो प्राकृत नहीं होगा तो विष्टब्धा जीर्ण होगा। तो आमा जीर्ण के लक्षण ज्यादा मिल रहे हैं। आप लोग देखिएगा, भूख नहीं लग रही है लेकिन तब भी टाइम हो गया लोग खाते हैं, विष्टम्भी चीजें ज्यादा खाते हैं, अम्ल और लवण वाली चीजें भी ज्यादा खा रहे हैं, दिवा स्वाप करें, आलस्य, मधुर और स्निग्ध पदार्थ ज्यादा करें, अभिसंधि पदार्थ जैसे भैंस का दूध है वो अभिसंधि है, नमक का सेवन अभिसंधि है, जो मिक्स फ्रूट सैलेड है वो अभिसंधि है, या जो भी ऐसे पदार्थ है जो स्रोतों को अवरोधित करते हैं, अब जैसे मिल्क शेक ले रहे हैं, वो भी अभिसंधि है। उसी तरह से शीतल प्रदेश में रहना, ये सब अध्यशन करना, मतलब बिना टाइम के खाना, या अनशन करना, या फिर विरुद्धासन करना, विदाही पदार्थों का सेवन करना, अभिसंधि पदार्थ हो गया, वेगावरोध करना, वो सब ये सब हो रहा है ना तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। या फिर क्या करें, पिष्टमय चीजें, मिठाइयां ज्यादा खा रहे हैं, गुरु पदार्थ, विदाही पदार्थ, लोग नॉनवेज भी खा रहे हैं तो आनू पर औदक मांस बहुत खा रहे हैं, कच्चा दूध का सेवन करना, कच्चा दूध डाल के बहुत सारे डिशेस बनाते हैं, आइसक्रीम वगैरह बना रहे हैं, कच्चा दूध, ये बहुत डेंजरस है। उसी तरह से ये कफकर पदार्थों का अति मात्रा में सेवन, अभी मैदा के भी चीजें बना रहे हैं, जो पिज्जा वगैरह जो है वो मैदा, सड़ा हुआ मैदा को सड़ा के बनाते हैं। इन सब से क्या होता है कि कफ ज्यादा बढ़ रहा है, और ये कफ की बीमारियां हो रही है तो क्या हो रहा है,
अग्निमंद हो रहा है ना तो कफज अतिसार, कफज ज्वर, कफज छर्दी, उल्टी भी आ रही तो कफज, फिर कफज प्रतिशय, फिर विसूचिका, अलसक, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। खाया पिया पचता नहीं है, आलसी की तरफ पेट में पड़ा रहता है, अलसक होता है। विसूचिका, सूचीवत वेदना होती है, कॉलरा टाइप होता है, लूज मोशन होता है। अनाह बहुत हो रहा है, आधमान हो रहा है, आटोप हो रहा है, फिर कास, ये सब बढ़ रहे हैं। और आम विष तो बहुत बढ़ रहा है स्त्रोतो वैगुण्य की वजह से। तो हमारे पास जब भी पेशेंट आए तो हम क्या करें, तो गला देखें, जीभ देखें, और जीभ के ऊपर जो वो छोटा घंटी टाइप होता है वो देखें, ओवुला वो देखें, नाक का परीक्षण करें। उसके बाद में वजन देखें, चेहरे पे सूजन है कि नहीं वो देखें कफ की वजह से। उनका केस टिकिंग करें कि क्या खाना पीना गड़बड़ाया है। नाखून देखें, आंखें देखें, त्वचा देखें, उसमें पांडुता बढ़ रही है क्या कफ की वजह से। और बाल देखें, नाक कान आंखें देखें, त्वचा देखें, इसमें मल ज्यादा बढ़ रहा है क्या, नाक में, कान में, आंखों में, त्वचा में ऐसे स्निग्धता बहुत बढ़ रही है, ये देखें। फिर चिकित्सा करना है तो कफ कम हो, छाती में, सिर में, नाक में, ये हमारा चिकित्सा होना चाहिए। कफ की चिकित्सा करनी है तो उत्साह आना चाहिए, मतलब निरुत्साह जो आ रहा है, मंदपना आ रहा है, और सांस फूल रहा है, थोड़ा भी चलते हैं तो ऐसा चिकित्सा का डायरेक्शन होना चाहिए। तो हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, तो सबसे पहले तो दीपन पाचन अनुलोमन करना है। तो आरोग्यवर्धिनी बटी है, जो यकृत को भी अच्छा करती है। फल त्रिकादि क्वाथ है, या फिर मल शुद्धि होना चाहिए तो हरित की चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, एरंड तेल है, ये दे दें। अगर ज्वर वगैरह आ रहा है तो ज्वरांकुश रस है। उसके बाद में टॉन्सिलाइटिस है तो लक्ष्मी नारायण रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, ये दे। गंधक द्रुति लगाएं। और लवंग आदि बट्टिका है, चूसने के लिए दे। इल आदि गुटिका है, व्योषादि बट्टी है, ये दें। आम पाचक बट्टी दें। नागर आदि क्वाथ, जो शुंठी आदि से बने हुए क्वाथ दें। उसी तरह से और क्या बोले, नाक बह रहा है तो रजन्यादि बटी दें। और नाक बंद है तो उसमें तेल डालें, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और पिपली का सेवन करें थोड़े दिन के लिए, ज्यादा नहीं। पिपली शीर पाक वगैरह दें तो वो ज्यादा फायदा करेगा। उसी तरह से ब्रोंकाइटिस, जैसे प्लूरेसी जैसे कंडीशन अगर बढ़ जा रही है तो नागरादि क्वाथ, श्रृंगादि क्वाथ, इलादी बटी, योशादी बटी, ये सब ये जो त्रिकटु वगैरह से बने हैं, पंचकोल चूर्ण, ये सब दें तो बहुत अच्छा फायदा होगा। दमा में वो कन्वर्ट हो रहा है तो दमा का जो है शुद्ध श्वास, छिन्न श्वास, महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, तमक श्वास, वो कहाँ है उस हिसाब से। तमक है तो तमक है तो विरेचनम, ये सब करें। श्वास कुठार रस है, श्वास का चिंतामणि रस है, कनकासव है, जो जैसा कंडीशन है वो देखें। और अगर नाक बार बार बंद हो रहा है, एसी में रह रहे हैं और नाक बंद हो रहा है, तो कुमारी आसव और आरोग्यवर्धिनी बटी दें। और नाक और कपाल पे शुंठी और बच्चा का लेप लगाएं। अगर हेडेक हो रहा है तो फोरहेड पे दालचीनी का लेप लगाएं, वो फायदा करता है। और शद्दोत वगैरह लगाएं। तो अगर नाक बह बह के बहुत ज्यादा छाले पड़ गए तो शद्दोत लगाएं, तो इस तरह से फायदा होता है। और कफ ज्यादा हो रहा है तो लघु वमन करा दें या बृहद वमन करा दें। और स्नेहन के लिए नॉर्मल घी का सेवन करें, वमन कराना है तो, या महातिक्त घृत दे दें, या नॉर्मल घी दें, या चिंचा लवण तेल वो दें। और स्नेहन स्वेदन करा के, और नहीं तो महानारायण तेल है। अमृत धारा का जो आप लोगों ने सुना होगा, अमृत धारा चलता है, यहाँ पतंजलि ने दिव्य धारा बनाया, तो उसका अगर हम लोग ऐसे लगा दें नाक के ऊपर तो वो बहुत अच्छा फायदा करता है। नस से दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और दवाइयां अगर देना है तो मैं कुछ दवाइयां बताता हूँ, बाकी आप लोग तो विद्वान हैं, आप बताएंगे। कफ कुठार रस बहुत अच्छा काम करता है। कफ केतु रस, श्वास कुठार रस, खदीरादिवटी, अर्कवटी, कर्पूरादिवटी, लवंगादिवटी, तालिसादि चूर्ण, सीतोपलादि चूर्ण, टंकन क्षार, योगराज गुगुल, त्रिफला गुगुल, जो कंडीशन है उस हिसाब से, व्योषादि बट्टी, यवक क्षार, अपामाक क्षार, इनका प्रयोग करें। और पथ्यापथ्य का बहुत ज्यादा महत्व है। एक तो जो संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जनम, कफ की बीमारियां हो रही है तो निदान परिवर्जन करना जरूरी है। एसी जो है वो बहुत ठंडा ना होने दें, एसी को नॉर्मल रखें कि वो मतलब पसीना भी आना चाहिए शरीर में, स्वेदवा स्रोतस अवरुद्ध न हो। पसीना आएगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और मीठा चीजें बंद कर दें, खट्टा, नमकीन, ठंडा चीजें बंद कर दें। जड़ पदार्थ जो है, गुरु पदार्थ, स्निग्ध पिष्टमय पदार्थ को बंद कर दें। मेवा मिठाई कम खाएं, ड्राई फ्रूट्स कम खाएं। उसी तरह से मांसाहार, आलू, फिर प्याज, दही, केला, चावल बंद कर दें।
नमक बंद कर दें और ठंडा पानी और कंटिन्यू पानी पीना, जो एलोपैथी डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप अत्यंबु पान करिए, शीतांबु पान करिए, ठंडा पानी और बहुत ज्यादा पानी पीजिए, वो पानी का हिसाब करें, पानी कम पिए, जितना जरूरत है उतना ही पिए। खाने में ऐसा चीज खाएं कफ के अपोजिट, तो कटु रस, तिक्त रस, कषाय रस जितना पॉसिबल है उतना दें। उष्ण और साग सब्जियां दें जो तिक्त और कटु रसात्मक, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, कंटिन्यू नहीं देना है, कभी कभी देना है। तो जैसे मेथी मेथी का पराठा जो थोड़ा तिक्त हो, करेला का सब्जी खाने में, मतलब परवल जो तिक्त रसात्मक चीजें हैं वो दें। लौकी का सब्जी थोड़ा तिक्त होता है वो दें। जो घिया तोरई होता है वो दें। पुदीना, अदरक, लहसुन, गीला हल्दी, इसकी चटनी बना के दें। सूखा चपाती दें जो कफ न बढ़ाए, सूखा ड्राई चपाती दें। और जो चावल है उसको भून के, और हमारे सर बताते उसका भात बना के खाएं। और खाने में भुना हुआ जैसे लाही होता है ना, वो दें, या फिर जो जिसको हम खील बोलते हैं वो ऐसे भून दे ड्राई, और वो खाएं। और गर्म पानी पिए, जितना हो सके, जिनको कफ की बीमारी है गर्म पानी पिए। शुंठी डाल के पानी पिए, शुंठी सिद्ध जल या षडंग पानी पिए। खाने में मिर्ची के जगह पे काली मिर्च का प्रयोग करें। नमक का प्रमाण कम करें क्योंकि नमक से कफ बढ़ता है। और कम बोलें, और जितना जरूरी है उतना ही बोलें, ज्यादा ना बोलें, वायु का भी प्रकोप नहीं कहा। और ठंडा हवा, बहुत ज्यादा कूलर लगा के 24 घंटे कूलर में रह रहे हैं, मास्क, मतलब कोशिश करके मास्क लगा के रहें, क्योंकि ठंडी हवा जब आती है ना तो वो बहुत ज्यादा कफ का प्रकोप होता है। मास्क लगा के रखे, या रुमाल, और या मफलर अगर कफ का प्रॉब्लम है तो। और गार्गलिंग करें, नमक और हल्दी का पानी का गार्गलिंग करें। और ये कफ का प्रॉब्लम है तो उससे क्या बीमारियां हो सकती हैं या हमें क्या प्रतिबंधित करना है, तो कफज काश की तरफ जा रहे हैं क्या, पूर्व रूपावस्था है क्या, वो देखें। श्वास, प्रतिशय, राज्यक्षमा, शोष, शोथ, स्थौल्यता, कंठशूल, प्रमेह, कंडू, स्वरभंग, ब्रोंकाइटिस, प्लूरसी, मलेरिया और निमोनिया, निमोनाइटिस, इन सब की तरफ जा रहे हैं क्या पेशेंट, उस पर हमें ध्यान देना है। और कफ जो रहता है, कफ के बीमारियों में हमें ध्यान रखना जरूरी है कि मतलब हमें ठंडा चीजें उसको अवॉइड करना है। लंघन जितना है, क्योंकि ज्यादातर रस दुष्टि होती है, रस का मल कफ है। तो और रस और कफ इसका थोड़ा संबंध भी रहता है, तो इसलिए लंघन, रस जानम विकाराणम लंघनम परम औषधम, जब जरूरत हो तब लंघन करें, बिना भूखे ना खाएं। और सेक लें, थोड़ा हीट लें कफ के लिए। धूप में बैठ जाए वो भी नॉर्मल सेक हो जाएगा, स्वेदन हो जाएगा, ज्यादा नहीं बैठना है, अति नहीं। और वमन करें, और थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, उससे थोड़ा मतलब शरीर में अच्छा हो जाएगा सब। और नाक, गला, सिर, आंखें, इस पे ध्यान दें। और कफ पे तीव्र औषधियां प्रयोग कर रहे हैं तो तारतम्य होना चाहिए कि चित्रकादि वटी, लक्षुनादि वटी, बहुत गर्म दवाएं दे रहे हैं तो मुंह में छाले ना पड़े। पंचकोल दे रहे हैं, या कुछ लोग अभी क्या करते हैं कि पिपली का जो वो है ना, वर्धमान पिपली रसायन, वो शुरू कर देते हैं, वो गलत है। तारतम्य होना चाहिए कि बॉडी को कितना सूट हो रहा है। कफ का इलाज करें तो अभी जो सीजन है उसमें पिपली का, वर्धमान पिपली रसायन का सीजन नहीं है, वो होता है हमारा हेमंत ऋतु में। और प्रयोग करें तो गुडुचि का प्रयोग करें। हमारे, मैंने सर के पास देखा है, जमदग्नि सर के पास, कि सर रसायन के, एक रसायन का द्रव्य जरूर देते थे। तो जब हेमंत ऋतु वगैरह आता था तो शुंठी का प्रयोग करते थे, और जब गर्मी का सीजन आता था तो गुडुचि का प्रयोग करते थे। एक रसायन जरूर देना है, दीपन पाचन करके गुडुचि का सेवन अभी गर्मी के टाइम पे करना है पूरा, बारिश जब तक नहीं आती तब तक। और यूरिन कैसा हो रहा है, यूरिन कम तो नहीं हो रहा है, हम जो दवाइयां दे रहे हैं, चित्रकादिवटी, लशुनादिवटी, हिंगवाष्टक चूर्ण, गर्म जो चीजें दे रहे हैं उससे यूरिन में प्रॉब्लम नहीं होनी, यूरिन जलन, मूत्रकृच्छता या मूत्र में जलन ऐसा नहीं होना चाहिए। चक्कर नहीं आना चाहिए, हाथ पैर में जलन नहीं होनी चाहिए। और एसिडिटी ये ना हो, इसका ध्यान रखें। और आप और अडुल्सा का प्रयोग करें, अडुल्सा बहुत अच्छा रहता है खांसी वगैरह के लिए। कंटकारी का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। और श्रृंगी, कर्कट श्रृंगी का प्रयोग अच्छा रहता है। और तो वासा कासा वगैरह है, वासा पाक है, ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है।
तुलसी का सेवन जो है कफ की बीमारी के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि तुलसी जो है वो कफग्न है, उष्ण स्वभाव की है, और गंडुग्न है, ज्वरग्न है, अंगमर्दनाशक है, दीपन पाचन है। और कर्पूर आदि वर्ग के औषधियों का प्रयोग करें। तुलसी जो है सर्दी जुकाम, नाक में सूजन है, और कफ की वजह से कफज सर्दी है उसमें बहुत अच्छा, अंग दुखना और ठंडी बज के बुखार आना, हल्का बुखार आना, इसमें बहुत अच्छा है। और सर्दी के लिए बहुत अच्छा है, प्रतिशाय के लिए। तुलसी का सिरप मिले तो उसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। आप आदरणीय महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सक्सेना सर, आप बोलिए प्लीज सर। हाँ, सर 2 मिनट लूंगा। हाँ सर। हाँ देखिए सर, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। अब कफ के लिए बोला गया है प्रकृतो प्राकृत बलम श्लेष्मा विकृतो मलम मलम उच्यते, मतलब अगर प्राकृत है तो वो बल है, और अगर श्लेष्मा विकृत रूप से है तो वो मल है। और चाहे एव ओजा, वो ओज भी है। और स्मृता का है सब पाप, और वो जब विकृत हो जाता है तो पापम उपदिश्य थे, मतलब अब उसमें पाप बोला गया है। अब इसमें क्या किया गया है, उन्होंने कहा गया कि कैसे कब विघटित हो रहा है, तो उन्होंने एक आहार परिणाम कर भाव बताया। उसमें आहार परिणाम कर भावाचा भवंती तथा ऊष्मा वायु क्लेश स्नेह काल संयोगश्चेति, मतलब अगर आपका पाचक पित्त नॉर्मल है, पच भूताग्नि नॉर्मल है, सत्व धात्वाग्नि नॉर्मल है, तो आपकी ऊष्मा ठीक है। फिर आपका वायु, जब आपकी पाचक रूप से अगर अनुलोम हो रहा है, अब वायु अपने नॉर्मल रूप से चल रही है, तो इसका मतलब आपका सेकंड जो है वो है आहार परिणाम कर भाव में, बात वो भी ठीक है। लेकिन थर्ड में उन्होंने कहा है क्लेद या कफ, वो जो है वो आपका डिसाइड करता है कि आपको व्याधि होगी कि नहीं होगी, आपका आगे रोग की तरफ जा रहा है। जैसे आपने बोला कि जो खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो इसमें श्वास भी है, खांसी भी है, आम अतिसार भी है। और तो उसमें भी उन्होंने जो हम लोग के आचार्यों ने बोला है कि जैसे अगर सांस का है तो सांस जो वो जो नॉर्मल रूप से वो वायु का है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सांस या खांसी वगैरह आ रहा है, या कफ कफ, क्योंकि वो कफ स्लो करता है मूवमेंट को, हार्मोनल मूवमेंट को कम करता है, तो वो मतलब एक ऑब्स्ट्रक्शन करता है, जिसकी वजह से जो है वो कफज व्याधियां होती है। अब इसमें जो, अब जैसे इसीलिए उन्होंने शेष मोहर, सात हर, श्वास हर, ये डिफरेंट डिफरेंट 3 उन्होंने रखे हैं ग्रुप, जिसमें श्लेष पर अगर श्लेष में उन्होंने तक बांसा, आलीस लौंग वगैरह जोड़ा है, यष्टि मधु भी जोड़ा है उन्होंने। दासहर में उन्होंने पिपली कंठकारी प्रकट सिंगी बड़ी कटेरी वगैरह रखा है। और श्वासहर में शकी कचूर पुष्कर मूल। अब इसमें से जब हम कॉमन निकाल के चलते हैं, तो शकी है, पुष्कर मूल है, बासा है, तालीस है, लौंग है, और बिबिका का और तितली। ये कॉमन दवाइयां जो हमारी निकल के आती हैं, जिसका हमें रोगों में पेशेंट के आराम मिलता है। इसी के उन्होंने कषाय भी बोले हैं कि आप फारंगी की कषाय है, बला जीत आदि कषाय है, बला बिलवादी, मतलब व्रत पंचमूल का बिल भी रहा है, और दशमूल कठोर आदि कषाय भी रखा है। पंचमूल मतलब एक कलेक्शन मैंने जो किया था उसमें उन्होंने मैंने खुद ही अपना कलेक्शन किया था। तो पंच मूलादि को आप है, 10 मूलादि, पांच का को जो है समझ करने वाला है। बलादि कौत, पुष्कर मूलादि कौत है, काश्मरे आदि कौत है। दत्तमूल के लिए बोला ये है कि दत्तमूल बात कप मंदाग्नि नियत क्षति। व्याघ्राधि मतलब उन्होंने व्याघ्री को भी रखा है, बिल धान्य को रखा है। नयोपेम जो आपकी स्टार्टिंग में जो है अमाशय से कफ जब इकट्ठा हो रहा है, तो उन्होंने नया इवन हार्ट पेशेंट के लिए भी बढ़िया कर सकता है। अमृतोत्तरम कषाय है, इंदु काकलम कषाय है, और श्रीष का उन्होंने एक बहुत बढ़िया पास बना के चला है। और इसके अलावा पथ्या कुसुमरादि कषाय करके भी उन्होंने बोला है। तो ये रुचि, जैसे आपने रुचि कुट कटुता तिक्ता साधु पात्र रसायनी। और एक आपको पिपली के लिए बोला कि आदत इसमें पिपली जो है स्नेह भी बढ़ाती है। तो ड्राई फॉर्म, तो ये पिपली को भी बहुत संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। और शुंठी तो आप पाचक है, श्लेष में हर बोला ही गया है। तो ये जो एकल एकल औषधियों को भी अगर हम सोच के चलते हैं, एकल औषधियों को भी समझ सकते हैं।
और अग्नि को देख के शरीर दोषों को नॉर्मल करके चलते हैं तो व्याधि का संक्रमण हो सकता है। राइट सर, बस ये बोलना चाहूंगा। जी सर, बहुत अच्छा बताया। आदरणीय महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? वीना मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ सर सर। आपने सब कुछ बता दिया। इसमें हम तो सबसे पहले ये है कि यदि किसी को कफ की दिक्कत है तो सबसे जी, पहले तो कफ का इलाज लंघन है। उसके बाद जी, में ही उसके बारे में यदि पेशेंट समझदार है और पेशेंट यदि उसके बारे में सोच रहा है कि मैंने अजीर्ण किया है या मैंने कुछ कफ बढ़ाने वाले आहार खाए हैं, तो सबसे पहले उसको लंघन करना चाहिए। साथ में गर्म पानी पीना चाहिए। शुरुआत में अपनी अदरक और नमक है उसका प्रयोग करना चाहिए। भोजन भोजन को त्याग के यदि वो पूरी तरह निराहार नहीं रह सकता हो, लंघन नहीं कर सकता हो, तो लघु भोजन के हिसाब से भी कर सकता है। फिर अपन के चरक संहिता में जो बताया दीपनीय गण है उनका प्रयोग अपन कर सकते हैं। फिर पेशेंट के हिसाब से अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। उसकी जो बीमारी का लक्षण कहेंगे, बीमारी को तो कहीं और ही नहीं है यदि इस तरह हम खाने के लिए कहें। क्योंकि अब मैं सबसे पहले छोटी सी बीमारी और बहुत बड़ी बीमारी है जैसे कृमि रोग की, उसमें बताया कि अजीर्ण भोजी मंदराम्न सेवी द्रव प्रिय पिष्ट गुणोपभोक्ता व्यायाम वर्जित दिवा सहायी वृद्धोपभोक्ता लभते कृमिच है। और कृमि के इन कृमियों के कारण ही कई बार लिपिड प्रोफाइल वगैरह जो गड़बड़ होती है, कई बार कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो भी बढ़ जाता है। और उसका जो प्रयोग है बेरंग वगैरह जो प्रयोग करते हैं वो कफ को खत्म करता है, उससे इसका रिजल्ट मिलता है। साथ में यदि इसके उपद्रव देखें तो उपद्रवों में इसके बहुत सारे हैं, पांडुता वगैरह, दर्द वगैरह, अतिसार वगैरह, प्रवाहिका वगैरह, गृहिणी वगैरह, सारे कुछ हो सकते हैं। पेशेंट के उसके हिसाब से हम अलग अलग उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे। और इसके बारे में यदि श्लेष्मा के बारे में जैसे आपने कहा कफ के रोग हैं, जैसे कफ के रोग तो बहुत से प्रमेय भी है, कफ का रोगी है, स्थूल भी कफ का रोगी है। मूत्र में यदि आघात हो रहा है तो वो भी कफ का रोग है। कोई भी रोग हो सकता है। यदि अवरोध कहीं होगा तो कफ के कारण ही होगा, उसमें और कोई दोष शामिल हो सकता है। उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट तो अलग अलग करेंगे ही। कफ केतु रस वगैरह या चंद्रामृत रस वगैरह या लंघन का, पाचन का, जो भी ड्रग्स देना है उसको अलग अलग पाकों के हिसाब से अपन देखते हैं कि कौन सा पाक खराब है। हो सकता है उसका प्रथम अवस्था पाक खराब हो या द्वितीय अवस्था पाक खराब हो या तृतीय अवस्था पाक खराब हो। कई बार पेशेंट कहता है कि सुबह सुबह मेरी नाक बंद होती है, तो उसमें जनरली होता है कि उसके विबंध रहता है, विबंध के कारण वहां कफ की जो कफ कफ पूरी तरह निकल नहीं पाता। और उसको यदि हम अनुलोमन कोई द्रव्य दे दें हरित की वगैरह, तो उसके आराम से अनुलोमन हो जाता है और उसकी कफ की जो दिक्कत है या जो सुबह सुबह नाक बंद होती है वो नहीं होती। तो इस तरह पेशेंट के बारे में अलग अलग विचार करके उसके हिसाब से हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं सर। बहुत अच्छा बताया आपने सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बताया। आदरणीय वीना मैडम, आप प्लीज बोलिए कुछ। हाँ सर, योग रत्नाकर में कुछ बहुत अच्छे अच्छे योग दिए हुए हैं। हाँ जी। सब प्रकार के आजीर्ण में एरंड तैलम विपाच्य पथ्याम खादे तद देवानुपिबेच्छ तैलम। एरंड तेल में बाल हिरडे जो रहते हैं उसको पका के वो खाने को बोल दिया है, और उसके ऊपर तेल पियो ऐसा बोल दिया है। इसमें शूल, अजीर्ण, मलावरोध, वात पित्त और कफजन्य सर्व विकार में इसका उपयोग होता है। इसके बाद में उन्होंने और एक योग बोल दिया है, आलिप्य जठरम प्राज्ञो हिंगु त्रयुष्ण सैंधवैहि। हिंगु ये 3 उष्ण, हिंगु, शुंठी, मिरी, पिपली और सैंधम, इसका कल्क करके वो उदर के ऊपर उसका लेप करने को बोल दिया है। और दिन में दिवास स्वाप करने को बोल दिया है। इस प्रकार से सब अजीर्ण का नाश हो जाता है ऐसा बोल दिया है। और एक चूर्ण उन्होंने बोल दिया है कि उसमें बाल छोटे हिरडे, पिपली, पादेलोन, इस चूर्ण को दोष के अनुसार तक्र के ऊपर, दधी के ऊपर का जो मस्तु रहता है उसके साथ या उष्णोदक के साथ ये पीने से मंदाग्नि, वातज गुल्म, शूल, अजीर्ण एक नंबर पे बोल दिया है उन्होंने। उसके बाद में हिंगवाष्टक और ये भास्कर लवण हम जो, और अग्निमुख चूर्ण बोल दिया है। इससे भी सर्व प्रकार के अजीर्ण में अग्निमुख चूर्ण का, कफज अजीर्ण में बहुत ज्यादा इसका उपयोग होता है। समुद्रादि चूर्ण बोल दिया है और व्योषादि चूर्ण बोल दिया है। व्योषादि में शुंठ, मिरी, पिप्पली, हिंगू है, भारंग मूल है,
पादेलोन है, जवखार, पहाड़ मूल, और वो इमली के ऊपर का जो साल रहता है, ऊपर का कवर, उसकी राख, क्षार लेने को बोल दिया है। चवक चित्र, गज पिपली, दालचीनी, पिपल मूल और जीरक है उसमें, वो घृत के साथ खाने को बोल दिया है। और एक योग है धनंजय वटी, और संजीवनी गुटी जो है, वो संजीवनी गुटी अजीर्ण में एक गोली खाने को बोल दी है। विसूचिका है तो विसूचिके के ऊपर 2 गोलियां देना है। सर्पदंश है तो 3 गोलियां खाने को बोल दिया है। और सान्निपातज में 4 गोलियों का डोज बोल दिया है। धनंजय वटी बोल दी है, और शंखवटी है, और एक अच्छा योग बोल दिया है अमृत हरित की। इसमें 100 हिरडे लेने के और वो तक्र में पकाने के। मेरे पास मराठी में है ये पुस्तक, उसका मैं हाँ, मैं बहुत अच्छा हिंदी बताया करके आपने, बोल, हाँ, बहुत वो अच्छा। पका के उसकी बीज निकालने के, और उसके ऊपर शुंठ मेरी, पिंपली, चवक चित्रक और पिंपल मूल, ये षडुष्ण उसमें मिलाने के, और पंच लवण, फिर हिंगू, जवखार, सज्जिक्षार, जीरक और आजमोदा, ये सब दवाइयाँ जो बीज निकाला है, वो वस्त्रगाल चूर्ण बना के बीज निकाला है। तो उसमें यही सब दवाइयाँ में चुक्र जो भाजी रहती है, तरकारी जो रहती है, सुका बोलते हैं, आम्बट सुका, तो उसके रस की भावना देनी है उसको। और बीज जो हरितकी का बीज निकाला है, वहां पे ये सब चूर्ण भर देने का है, और उसको धूप में सुखाने का है, और उसका पाउडर करके इसको, ये योग को अमृत हरितकी ऐसा नाम दिया है। और ये अजीर्ण, अग्निमांद्य, उदर, गुल्म, शूल, संग्रहणी, अर्श, और मल का मलबद्धता जो बहुत ज्यादा होती है, आधमान और आमवात में बहुत अच्छा उपयोग होता है, ऐसा बोल दिया है। बस इतना ही, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया मैम, आपने, प्राउड ऑफ यू, आपने इतना अच्छा बताया, मराठी को हिंदी में बोल के बताया आपने। थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर प्रदीप सर, डॉक्टर राम जी, डॉक्टर जागीर सिंह जी, जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, बताइए प्लीज। सर बहुत अच्छा आपने बताया कि जो अभी थोड़ा ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, सब सब लोग क्या करते हैं, थोड़ा में रहते हैं, और वो ज्यादा जो आइसक्रीम और वो जो दादी ज्यादा करते हैं, और वो कोल्ड ड्रिंक्स भी ज्यादा पीते हैं, इसीलिए उनका कफ विकृत हो जाता है। जो दवाई बताया, जो महेंद्र सर ने भी बोला कि अजीर्ण भोजी मधुरम्ल नित्यम द्रवप्य पिष्ट गुड़प भुक्तम व्यायाम वर्जित दिवासोपान विरुद्ध भूख संग लभत कृमिस्तु। ये जो कफकर का आहार विहार जो भी बताया गया है कृमि रोग में, वही सब जो आहार विहार भी ज्यादा होता है, वो कफ को विकृत कर देता है, और कफजन्य व्याधि भी ज्यादा होता है। जो आपने बताया, अरविंद सर और महेंद्र सर ने भी बताया, वो सब दवाई बहुत अच्छा काम करते हैं, जो दीपन पाचन करके हम कफ केतु, आपने बताया व्यसादि गुटिका, एलादि गुटिका, ये सब का संजीवनी बट्टी, लक्ष्मी विलास और लक्ष्मी नारायण रस का प्रयोग से, और वो त्रिभुवन कीर्ति और वो आरोग्य वर्धन का ज्यादा प्रयोग से भी जो अभिसंधि में श्रोता अवरोध होता है, आरोग्य वर्धन में जो कटुकी होता है, वो बहुत अच्छा स्रोत शोधन करता है, इसलिए भी बहुत सुफल मिलता है सर। और वो हमको निदान का पहले परिवर्जन करना चाहिए। जो कफकार का आहार विहार होता है, उसको उसको परिवर्जन करने से ज्यादा ही फायदा मिलता है। और भी जो महेंद्र सर ने बताया कि ज्यादा हमको भी कफ का, पहले भी कफज व्याधि में भी लंघन करना चाहिए। और वो जो भी सर आपने भी बताया, जो कफ का विपरीत द्रव्य कटु तिक्त और कषाय रस का ठीक उचित मात्रा में सेवन करने से भी इस व्याधि से भी हम बच सकते हैं सर। बस इतना बताऊंगा सर। प्रणाम सर।
बहुत अच्छा बताया आपने। आदरणीय पांडे सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? वैद्य पांडे जी कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए। सपना मैडम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए। नहीं, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम रात को 9 बजे मिलेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ब्रेक ना हो अब आगे से। और दूसरा, शिरा शुल्क का हमारा जो आगे का बात रह गया है वो हम शुरू करेंगे कल से। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। किसी को बोलना है? सपना मैडम, हाँ चंपा। सर, हाँ सर बोलिए, प्रणाम। एक एक करके। हाँ बोलिए। बोलूं मैं? हाँ बोलिए। सर एक वो थोड़ा सा था कि ये जो अभी बता रहे हैं ना सर, ये मनीष जी, ये हिम्स वाले की ये कच्चे पत्ते का शेक बना के, वो जूस बना के पियो, ये कहाँ तक सर सैद्धांतिक, कहाँ तक उचित है? 12 बजे से पहले खूब सारे फल खा लो, फिर वो शाम को तिक्त रस किन्होंने वाले, बताया? ये सर हिम्स वाले चल रहे हैं ना अभी, ये हिम्स मनीष जी। हाँ, तो ये अरविंद सक्सेना सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक सर पे? ये हम लोग के आर्यन में तो नहीं है, हम लोग को तो अग्नि प्रदीप करने के लिए बोला गया। अब उन्होंने कहा जब अग्नि प्रदीप तो फलों का भाई 1/6 फल या 1/10 वो बोलते हैं ना, तो प्रत्येक ऋतु में सर, ये प्रत्येक ऋतु में कहाँ सैद्धांतिक है? देखिए हम लोग के कैसे, देखिए अब हर ऋतु भी जो है हर ऋतु में अलग अलग बोली गई है, ऋतु हर ऋतु बोली गई है हर ऋतु में। और हम लोग के कंसेप्ट पानी का कंसेप्ट तो है नहीं, हम लोग को तो शुरुआत में अग्नि प्रदीप करने के लिए बोला गया है। और बोला गया है कि पहले राजा की तरह, फिर उसके नॉर्मल आदमी की तरह, फिर रात का खाना भिखारी की तरह खाना चाहिए। तो ये कंसेप्ट कहाँ तक सक्सेसफुल है या आगे के हिसाब से तो नहीं है, कितना दोष में आ रहा है वो उनको वो क्या कहते हैं उसका जो आहार के शर्त प्रशात्मक आहार है। अब वो पहले हम लोग के आहार से बोला गया कि पहले मधुर खाइए, फिर अम्ल खाइए, फिर वास में कटु कषाय। और वो कई आजकल का ट्रेंड है कि बाद में मीठा खाया जाता है या खाई जाती है। तो ये हर एक कोई अपने अपने कंसेप्ट से चल रहा है। कहाँ तक आगे क्या इसके परिणाम होंगे? अब जैसे प्रोटीन बोला गया, फास्टिंग 36 घंटे की फास्टिंग कर लो, लोगों की किडनी भी खराब होती है, लोगों को वो दुनिया भर की प्रॉब्लम भी हो रही है, लेकिन वो निकलता बाद में है। तो अभी तक जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, तो उसको कह नहीं सकते। अब श्लेष्म के लिए बोला गया है, श्लेष्म तीक्ष्ण भवन देशम बोला गया है। तो इसमें हम अगर जाते हैं तो पहले ही से ही आपको तीक्ष्ण भवन देशम बोला गया है ना। तो वो इसलिए बोला गया है कि प्राणवायु होते उस पे और अपान के उसमें जो है अब्स्ट्रक्ट होगा। तो हम उनको लेके मैं सकते हैं अपने ग्रंथों पकड़ के चले तो ज्यादा समझ में आता है, तो फॉलो करना मैं तो नहीं समझता कि जी आयुर्वेद दृष्टिकोण से तो सर सैद्धांतिक है नहीं, बिल्कुल ही विपरीत ही है। विकृति बाद में होती है ना, वो जी तो मालूम पड़ता नहीं है। वो वेट तो कम कर दिया, वेट कम करना नहीं है आयुर्वेद में। शुगर को कम करने के लिए नहीं बोला गया है कभी भी। शुगर इतने बड़े बड़े हम लोग के ऋषि बुरे थे, उन्होंने कभी शुगर कम करने के लिए उन्होंने कहा कि धातु शामिल करो, धातु पुष्ट करो, तो कुछ नहीं होगा अगर 140-45 भी शुगर चल रही है। अब उनके डेली डेली उनके नंबर बदलते रहते, कहीं कभी वो 80 से 120 बोलते हैं, कभी वो 120 से 140 बोलते हैं, कभी वो 140 से ऊपर भी नॉर्मल बोलते हैं। तो जब आप खुद ही चेंज कर अरे रहे सर, हो इसका सीधा सा जवाब एक है, बिल्कुल सिंपल सा। यदि इसको आप बाई चांस का प्रयोग करते हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू में प्रयोग करोगे तो दिक्कत करेगी। सिवाय रोटी एक ऐसी चीज है जिसको अपन कंटिन्यू उपयोग करते हैं, बाकी कोई चीज ऐसी नहीं जिसको अपन कंटिन्यू उपयोग करेंगे। कंटिन्यू यदि अभी एक तरह की दाल भी खाओगे ना तो भी आपको समस्या पैदा करेगा। कंटिन्यू आप एक तरह की सब्जी भी खाओगे तो भी आपको दिक्कत करेगा। तो सीधा सा सिद्धांत है, इसमें कहीं ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बाई चांस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू उसका उपयोग नहीं कर सकते, वो नुकसान करेगा कहीं ना कहीं होगा। जी, बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। डॉक्टर सपना मैडम, आप कुछ बोलना चाह रही थी? डॉक्टर सपना खत्री मैडम, हाँ जी, मेरी आवाज नमस्कार सर। हाँ जी हाँ जी बोलिए सर, मैम। आवाज आ रही है सर हमारी? हाँ जी आ रही है, बताइए। हाँ जी सर, अभी जैसे बच्चे अगर हमारे ओपीडी में जैसे आते हैं, उनको अभी कफ काल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अगर हम उनको दिवाशयन का मना करते हैं तो क्या उचित है सर? क्योंकि दिवाशयन के योग्य बताए गए हैं शिशु, बाल, वृद्ध, स्त्री, तो क्या सही है? कंडीशन के हिसाब से देखना चाहिए कि दिन में सोने से उनको तकलीफ हो रही है क्या। और ऐसे भी हम रात में सोए, दिन में हम्म। सो रहे हैं। सर वो जैसे मतलब बाल है सही तो वो बच्चे। छोटे बच्चे बाल है, अभी बाकी बच्चे जो अगर सो रहे हैं कफ का काल में तो वो तो अच्छा नहीं है। अगर खेल कूद करके आ रहे हैं और सो रहे हैं तो ठीक है, अलग बात है। हम्म। लेकिन ऐसे बाल ही वृद्ध
बाल वृद्ध गर्भिणी को उन्होंने इससे अलग रखा गया है। उसमें कहा बाल वृद्ध गर्भिणी तो दिन में लेकिन अगर दिन में सोने से उनको कफ की बीमारियां हो रही हैं तो कफ वो तो जब बढ़ेगा, कफ की बीमारी तभी बढ़ेगी जब शांता आएगी कफ में, और जब वो खेलता फिरता रहेगा तो वो शांता आएगी नहीं। कफ उसकी हाँ। अग्नि प्रदीप्त होती है और उसका वो कफ उसको चाहिए भी, क्योंकि प्राकृतिक बल श्लेष्मा ओज भी तो बोला गया, तो उसको अगर डाइजेशन, अब वो अगर एक्टिविटी उसकी है अच्छी तो वो प्राकृतिक रूप से, इसीलिए ग्रोथ फेज है, इसीलिए कफक फेज बोला गया, इसीलिए उसको ग्रोथ होने के लिए उसको अभी बीच बीच में आराम ये भी भी चाहिए। अभी ये भी देखिए, सर मैंने ऐसा देखा कि जो आर्मी के लोग होते हैं ना, आर्मी के लोग सुबह जल्दी उठ के और दिन भर पीटी परेड और एक्सरसाइज करते हैं, अग्नि बहुत प्रदीप्त होती है, तो वो जब आते हैं दिन में तो वो खाना खा के सो जाते हैं, उनको कोई कफ की बीमारी नहीं होती, क्योंकि उनका इतना अग्नि अच्छा होता है, धातु अग्नि अच्छा होता है, और फिजिकल वर्क है, फिर दिन में सोएंगे तो शरीर को थोड़ा रेस्ट मिलता है, तो वो अच्छा है। कंडीशन एज अ कंडीशन और एज अ मतलब उस पर डिपेंड करता है उनकी लाइफ स्टाइल और दिनचर्या हाँ, कैसी है और ना। अग्नि अग्नि जो बताए ना, रस का मल कफ है, तो वो रस धातु कैसे है, अग्नि कैसे है, हाँ वो इससे सब। नहीं सर, शिशु काफी जैसे बच्चे आते हैं काफी आजकल ऐसा है, मतलब वो है होता नहीं है उनका फिजिकल खाना वर्क। पीना क्या है, चॉकलेट और पिज्जा खा रहे हैं, वो खा के और हाँ, सो रहे हैं, तो वो सोना। तो काफी भारी पड़ेगा। हाँ जी, तो मना कर सकते हैं ना अपने बच्चे सोते हैं, अरे ठीक है हाँ, सर। जी सर। और जल्दी सोए जल्दी उठे, ऐसा बोलिए। मना करने जी से मैम क्या होता है, कई बार पेशेंट तो ये कि आप हर चीज को मना कर सकते हो, तो ये है कि आप उसको कर लो चेंज किसी तरह भी, और उसके साथ में उन्होंने कहा कि मतलब आप हर चीज के लिए वैद्य के पास जाके वो हर चीज मना हो जाती है कि ये भी नहीं खाना, ये तो तब जब हमको कुछ नहीं खाना तो पैसे ठीक हो जाएंगे, तो सवाल तो यही है ना कि हम लोग को वैद्य को चीजें युक्ति के हिसाब से चलनी चाहिए कि हाँ कैसे उसको दोष का भी पाचन। और देखिए सबसे बड़ी बात है अग्नि विद्युत के साथ में आम पाचन जरूरी है, और आम अगर आप लेके चलते हो और अग्नि विद्युत करते हो, आम अन्न सम किंचित किंचित मन संचयात, मतलब अगर आम चाहे वो दो प्रथमा दोष दृष्टि फिर धातु की तरफ जाता है, पहले दोष दूषित करता है फिर धातु दूषित करता है, तो इसलिए हमको तो अग्नि कंसर्ट लेते हुए आम पाचन करते हुए लंघन और व्यायाम और मतलब ये जो भी है अगर व्याधि के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। हाँ जैसे दो तीन चीजें और है, पुरानी चीजें हैं तो उसमें विष का भी और क्या कहते हैं ट्रेनिंग को भी सोच के चलना चाहिए, तो ये चीजें हैं, तो बहुत ज्यादा मना करना भी मुझे तो लगता है कि पेशेंट से बहुत ज्यादा यकीन हो जाता है, इसलिए मैं बहुत मना नहीं करता हूँ, लाइटली बोलता हूँ और अपना चिकित्सा पे फोकस करता हूँ। और हम बच्चों को वो कुछ रसायन वगैरह जैसे अगस्ती रसायन, वशिष्ठ रसायन, ऐसे कुछ ऐसे रूप में सिरप फॉर्म में कुछ दे दें तो वो भी अच्छा है। नहीं सर, जैसे क्रश आता है कोई वजन बढ़ाने के लिए बच्चा आता है तो उसको दिवा स्वप्न के लिए हम मना नहीं करते, लेकिन कुछ हाँ स्थिति के हिसाब से जी, देखते हैं जी। वहां पे युक्ति का प्रयोग करना है, कहाँ पे क्या चीज जरूरी है, युक्ति। हाँ जी, हाँ जी। जी जी सर जी। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, हम रात को 9 बजे मिलेंगे, और तो फिर हम डिस्कस करेंगे, पेशेंट लाना है तो लाइए, आप लोग 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग।